ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे राजेंद्र जी के साथ। अब राजेंद्र जी, एक बार मैं महेंद्र जी के पास आ रहा हूँ। महेंद्र जी, मैं घूम फिर कर इसलिए आपके पास आ रहा हूँ कि अब जो चर्चा है बाबा साहब की, जिस चर्चा को मैं करना चाह रहा था, अब क्या है कि वो कहते हैं कि हम याद तो कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने सम्मेलन तो कर दिया, वो बसपा वाले जो हैं वो तो नाम ही बाबा साहब से शुरू करते हैं, है ना, वो तो बाबा साहब के नाम से ही काम शुरू करते हैं। तो अब ये क्या है, ये राजनीति उस व्यक्ति के नाम पर जिसने इस देश को इतना सब कुछ दिया, जिसने अपना पूरा जीवन जन्म से लेकर और मृत्यु तक सिर्फ अपमान झेला। आशीष जी, विडंबना यही है। और एक वास्तविकता में जब हम राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को किसी भी चर्चा में भाग सम्मिलित करते हैं, उस महापुरुष के विचारों के साथ न्याय नहीं हो पाता है, विषय कहीं चला जाता है। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन आपने जिस विषय को लेके यहाँ पर आप बुलाए हैं, कार्यक्रम चल रहा है, वो विषय तो कहीं अलग हो जाता है। और बाबा साहब मेरे, बाबा साहब तेरे नहीं मेरे, ऐसे चलता रहता है। बाबा साहब के 2-3 योगदान के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ बाबा साहब का व्यक्तित्व हमने पढ़ा ही नहीं एक्चुअली। यदि पढ़ते तो हम ये तेर मेर में नहीं लगते। जिस बाबा साहब को कुछ लोग, तथाकथित लोग कहते हैं हिंदू विरोधी हैं, बाबा साहब ने 1935 में 13 अक्टूबर 1935 को घोषणा की थी। 13 अक्टूबर 1935 को घोषणा ये की कि मैं एक जन अनुसूचित जाति में, निम्न जाति में पैदा हुआ हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन मैं इस हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। 35 में घोषणा करते हैं, 56 में वो बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं। 21 वर्ष का समय बाबा साहब ने दिया। किसको दिया? ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी, जो हमारे पंडित पुरोहितवादी जो लोग हैं, उनको दिया कि समझिए आप, बाबा साहब ने बहुत कोशिश की। सवाल ये उठता है कि उन 35 साल का समय जो बाबा साहब ने दिया, 21 साल का समय दिया, हिंदू धर्म, जिस हिंदू धर्म की आप बात कर रहे हैं, जिसमें सब आते हैं, जिसने जातियों में अपने आप को बांट लिया, वो हिंदू धर्म इस 21 साल में अपने आप को नहीं सुधार पाए। बहुत सारे समाज सुधारक थे उस समय देश में। मैं यही कह रहा हूँ, बाबा साहब ने 21 वर्ष का समय दिया, लेकिन हमारे पूर्वजों की गलती वो नहीं संभल पाए, वो उनको समझ नहीं पाए। और लेकिन बाबा साहब के मन में, बाबा साहब को कई बार पूछा गया है कि आप ब्राह्मण विरोधी क्यों हैं? बाबा साहब ने कहा मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ ही नहीं। मेरे तो गुरु, उनके शायद हम सबको जानकारी होगी, उनको दिशा देने वाले ही ब्राह्मण गुरु थे, जिनको आम्बेडकर नाम, ये आम्बेडकर नाम कहाँ से आया है? ये उनके प्राथमिक शाला के जो प्राध्यापक थे, उनका आम्बेडकर नाम था, उपनाम दिया। उनका नाम था, वो उनके दादाजी थे, उनके गांव का नाम था आम्बाडेवर, ये उनके गांव का नाम था। उनके नाम से कहा कि ये बड़ा अटपटा है। और उनको जब बम्बई स्कूल में, कॉलेज में गए, तो वहाँ उनको श्री कृष्ण अर्जुन गुरुजी मिले, उन्होंने बौद्ध धर्म की पुस्तक दी। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं पुरोहितवादी के विरोध में हूँ, पुरोहितवाद के विरोध में हूँ। तो बाबा साहब का देन देखिए, हिंदू कोड बिल जिन्होंने चर्चा की, देखिए चर्चा जो इन्होंने शुरू की, वो चर्चा, मैं 1 मिनट आपको रोक के गोठवाल साहब के पास आऊंगा। गोठवाल साहब, जो इन्होंने सवाल उठाया है, महेंद्र जी ने जो सवाल उठाया है कि आखिर ये छवि क्यों बना दी गई? फिर ये छवि आज अगर किसी गांव में सवर्णों के खिलाफ कुछ हो जाता है, तो 10 साल पहले तक स्थिति थी कि बाबा साहब की प्रतिमा पर कालिक पोत दो। क्या ये तरीका इस हिंदुस्तान में, जिन्होंने कभी किसी जाति का विरोध नहीं किया, उस व्यक्ति की प्रतिमा तक के साथ में ये होता है इस हिंदुस्तान में? नहीं, ये एक षड्यंत्र का इसका हिस्सा है। इस देश का दुर्भाग्य ये है कि बाबा साहब ने कभी भी हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया। जैसा कि आप बता रहे हैं महेंद्र जी, ये बात सही है। उन्होंने ये कहा कि मानव समान है, मानवता होनी चाहिए, समानता आनी चाहिए। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा। अब चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो चुका, हमारे संविधान का एक हिस्सा है, उसमें अनुच्छेद है, हमें एक दूसरे धर्म का आदर करना है, सभी को बोलने की स्वतंत्रता है। आज वोट का राइट उन्होंने दिया है, और ये हम भूल जाते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं पीछे से राजनीतिक पार्टियों का कोई ना कोई सोचा समझा किसी ना किसी रूप में, जो ये बाबा साहब ने ही एक वो दिया था। लेकिन कि सत्ता की चाबी राजनीति से शुरू होती है। ये सत्ता की चाबी जो राजनीति है, ये इस वजह से सारा सब कुछ हो रहा है। और जिनको सौंपी, मैं रामनारायण जी हमारे साथ हैं, रामनारायण जी धानका, एक बार उनके पास आऊँगा। रामनारायण जी, आखिर इसको चलिए हम भी मान लेते हैं कि ये साजिश थी, एक
एक महान आदमी के व्यक्तित्व को कम करने की। आखिर इस साजिश का सूत्रधार क्या लगता है, कौन है? ये राजनीतिक लोग हैं या समाज के वो ठेकेदार हैं जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब का विरोध किया? इसमें समाज के वो ठेकेदार भी जिम्मेवार हैं और सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हैं हमारी राजनीतिक पार्टियां। क्यों कि बाबा साहब ने समरसता की बात की, और समरसता का मतलब ये नहीं होता कि सबको समान अधिकार मिले, सबको समान जीने का अधिकार हो, सबको बोलने की स्वतंत्रता हो। संविधान में हमारे बहुत कुछ उन्होंने दिया, लेकिन जहाँ समरसता की बात आती है तो उसमें आपस में बट गए, समरसता की बात ही नहीं करता। चलिए आपको चांदालाल जी आपके पास भी आता हूँ, फिर मैं सबके पास आता हूँ। चांदालाल जी आपके पास इसलिए आ रहा हूँ, जो इन्होंने कहा, एक शब्द कहा, उन्होंने अधिकार दिया था समानता का। देश में जितने लोग हैं सब समान हो, सब बराबर हो। उन्होंने जातिवाद शब्द नहीं कहा था। आखिर ये जातिवाद घुसा कहाँ से है? ये तो बात समानता की थी। ये समानता की थी, हम परिवार में 4 भाई थे, एक भाई कमज़ोर था, उसको हम खड़ा करके चला रहे थे। ये समानता थी। हमने ये थोड़ी कहा था कि इस भाई को घर से निकाल दो, ये अलग है, इसके साथ इसके हाथ मत लगाओ, ये अप्रश्य है। हमने ये नहीं कहा था, बाबा साहब ने भी नहीं कहा था। जातिवाद की जो व्यवस्था है, ये जैसे जैसे राजनीतिक दल पैदा हुए, राजनीतिक दलों ने ही जाति व्यवस्था को मजबूत किया है। आज जो टिकट मिलते हैं वो भी जातीय समीकरण के आधार पर मिलते हैं। किस क्षेत्र में किस व्यक्ति किस जाति का बाहुल्य है, किस क्षेत्र में कौन से मतदाता हैं, उसके आधार पर वोट मिलते हैं। तो जातीय व्यवस्था एक राजनीतिक दलों ने और मनुवादी व्यवस्था ने, इसने जाति व्यवस्था को मजबूत किया है। अब वही मैं कहता हूँ, जातिवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, हम ये जो एक पीछे से चलता हूँ और कुछ कहना चाह रहे हैं युवा है, उसके बाद आगे आता हूँ। इनका कोई मन में सवाल है, बात भी है जी, खड़े होकर। आपने जो पूछा ना जातिवाद व्यवस्था आई वो कहाँ से आई? जातिवाद मनु की देन है। जहाँ पे ये लिखा गया था कि कायस्थ जो शुरुआत में जातियाँ बनाई गई थी, वहाँ से जो वर्ण बनाई, वर्ण व्यवस्था से अगली स्टेप थी जाति। और जाति सामंतों का एक हथियार था दबे कुचले वर्गों को दबाने का। और उसी दबे कुचले वर्ग के अधिकारों की अगर किसी ने बात की तो वो बात बाबा साहब ने उठाई। और माननीय राजेंद्र जी ने अभी जो बात वही कही, मैं कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, उन्होंने उठाई। मेरा सवाल ये था, हम परिवार में 4 भाई थे, एक कमजोरी तो था, हम उसको खड़ा कर रहे थे बराबर चलाने के लिए। हमने ये थोड़ी कहा कि इसको मत छुओ, इसको मत आने दो। किसने नहीं कहा? मनुवाद, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, अगर शूद्रों के कान में अगर वेदों की जो आवाज चली जाए तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाए। तो ये मानववाद के साथ है शुरू हुई है। आपने पूछा जातिवाद कहाँ से घुसा? अस्पृश्यता उसमें नहीं है। नहीं, अगर शीशा डाला जाए तो इसमें कहाँ मानववाद है? आपने जो कहा है, मैं उसका प्रकाश जी आपके पास आता हूँ और फिर महेंद्र जी आपके पास आऊँगा। प्रकाश जी, दिक्कत इस समाज में जो है ना, ये जो जुमले हैं समाज के, शायद किसी ने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, इसलिए बाबा साहब के बारे में जो बात करता है अधूरी करता है। अगर किसी ने मनु को नहीं पढ़ा तो मनु के बारे में जो बात करता है वो अधूरी करता है। और समाज में जिन लोगों को समाज तोड़ना था, उन्होंने जुमले गढ़े कि बाबा साहब ब्राह्मण विरोधी थे। ये जुमला गढ़ दिया, चल गया ये जुमला। मैं आपसे ये जुमले गढ़े लोगों ने। मैं कह रहा हूँ ये उनको अगर आप पढ़ोगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। हम दिक्कत क्या है कि हम वर्ण व्यवस्था के बाद जातिवाद पर कब आए, ये भी बड़ा सवाल है। जातिवाद आज की देन नहीं है, देश आज़ाद हुआ उसके बाद की बात नहीं है। जातिवाद जब से देश हिंदुस्तान के अंदर आर्य आए और जो स्थानीय जो लोग थे द्रविड़, जो जिनको मूल निवासी कहते हैं, इन लोगों को तो बेचारों को एक तरफ कर दिया। और ये आर्य आने के बाद इन्होंने वर्ण व्यवस्था पैदा कर दी। और वर्ण व्यवस्था करने के बाद में जो जितना अत्याचार जो इन्होंने किया, शायद शूद्र जाति, क्योंकि राजपूत है, वैश्य है, ब्राह्मण है, ये जो 3-4 व्यवस्थाएं जो किए, हमारे को तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के अनुसूचित जाति के लोगों को तो केवल सेवा का काम दिया था। भैया इनको केवल इनकी बेगार करनी है। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी मेरे साथी कह रहे थे कि मोदी जी ने बहुत कुछ किया है इस साल। तो मैं ये कह रहा था कि 70 साल से देश आज़ाद हुआ 47 में। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, गांधी जी, इन सारे नेताओं ने, भाई हम सब में काबिल कौन है जो संविधान बनाने लायक है? तो इन पंडित नेहरू की देन थी कि प्रथम कानून मंत्री पंडित नेहरू ने
कांग्रेस के टाइम में बाबा साहेब को बनाया। अभी वो एक नाम बोल रहे थे, वो नाम उन्होंने बोला नहीं, वो जाति सम्मेलन का वो नाम एक बार बोलिएगा, अब बोलिएगा। मैं कुछ देखिए, इतिहास में मत जाइए, इतिहास की बहुत सारी विकृतियां ऐसी हैं कि नाम कई सारे निकलेंगे, इसलिए अपन इतिहास में नहीं जाएंगे। मेरा सवाल था कि दिक्कत जो शुरू हुई है समाज में, वो समाज में दिक्कत ये शुरू हुई है कि हम जुमलों पर इस समाज की व्यवस्थाओं को चलाने लग गए। जुमलों पे नहीं, मैं ये निवेदन करना चाह रहा था, जो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। नहीं, मैं आता हूँ आपके पास भी मुकेश जी, आ रहा हूँ। नहीं, मैं ये निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जो व्यवस्थाएं जो इन्होंने की, ब्राह्मण व्यवस्था जो मनुस्मृति के आधार पे इन ब्राह्मणों ने पूरे देश में एक तरीके से षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रच करके जो भी कोई बराबरी की लेवल पे चाहे अनुसूचित जाति का कोई भी आदमी आता तो उसको ये हरिजन है, ये बैरवा है, ये खटीक है, ये रेगर है, ये बड़ाई है, ये दान का है, इस तरीके से हमारे को उलझा करके आपस में लड़ा करके गाँव में स्थिति देखिए कि सारे लोग जो अपना आपको अप्रकाश के बेचते एक हुक्के से चलम पीते हैं, एक जगह चाय पीते हैं। आप जो कह रहे हैं मैं मान रहा हूँ, हाँ, मैं और उससे हम सब इनकार लोगों नहीं को कर रहा ऐसा है हूँ कि बड़ाई बड़ा है, रेगर बड़ा इनकार है, नहीं कर रहा हूँ, बैरवा लेकिन ये बड़ा है, महेंद्र जी, बड़ा है, प्रकाश जी, इतने मैं झगड़े इनकार नहीं पैदा कर रहा कर दिए, हूँ। ये व्यवस्था इन्होंने की। मैं एक बार महेंद्र अपने जी, स्वार्थ सिद्धि के लिए। महेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। बाबा साहब, क्या मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने जो समरसता की बात कही थी, आप कह रहे हैं जातिवाद की बात नहीं, समरसता की बात जो कही थी, बाबा साहब का विचार था कि हम बराबर तब होंगे। और देश में आरक्षण के लिए रोजाना ये इनका भागवत और ये सारे जो चिल्ला रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आरक्षण का मैटर खत्म करो ना, हम चाहते हैं आरक्षण खत्म करो, शंकराचार्य हमारा बना दो ना। जितने यूनिवर्सिटी में जो ये जितने बने हुए हैं काउंसलर, वाइस चांसलर वगैरह, हमारे लोगों को बनाओ ना। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जज, अच्छे पदों पर हमारे लोगों को बनाओ। हम तो आप मंदिर जितने भी बने, मेरी सुनो, मंदिर जितने भी बने, बाबा साहब का भी मन था, मंदिर जितने भी बने हुए हैं इनमें सब में पुजारी लगा देते हैं। ये कह रहे थे 21 साल तक बाबा साहब ने जेल आए, तो वो चाहते थे बाबा साहब कि हमारे लोगों को बराबर का अधिकार दें। मुकेश जी पीड़ित अपमानित महसूस कर रहे हैं, लोग कहते हैं, और आज भी दलित सम्मेलन राजनीतिक दल आयोजित करते हैं। आखिर फिर अगर आज भी आयोजित करने पड़ रहे हैं तो फूल चढ़ाना छोड़ दीजिए बाबा साहब की प्रतिमा पर। आशीष जी, फिर असली कहिए बात कि ये वो है, आज हकदार नहीं है। असली बात जातिवाद की मूल बात यह है कि कमजोर मानसिकता वाले लोग और वैचारिक दृष्टिकोण से कमजोर लोग जातिवाद का सहारा लेकर के अपने आप को आगे लाते हैं। मैं देश के सारे राजनीतिक दलों के सामने एक सवाल करता हूँ, मैंने भी एक बार चुनाव लड़ा है, मेरे से पूछा गया मुकेश वाल्मीकि तेरी जाति के वोट कितने हैं, तो मैंने हमारे शीर्ष नेताओं का सोनिया गांधी की जाति से ज़्यादा वोट मेरे हैं, क्या दे दोगे टिकट? आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये दलों की बातें कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की जाति के कितने वोट है, देश का प्रधानमंत्री है वो। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, मनमोहन सिंह जी जाति के कितने वोट थे इस देश में, 2 बार प्रधानमंत्री रह गए वो। बाबा साहब इतने महान हो गए, उसकी महार जाति के कितने वोट थे, इतना देश का महान है, 125 साल बाद याद कर रहे हैं। ये वैचारिक रूप से प्रदूषित लोग, जिनके मानसिक प्रदूषण है, वो इस तरह की बातें करते, कमजोर लोग बात करते हैं, जिनमें सांस नहीं है, जो वैचारिक तर्क के आधार पर किसी को मात नहीं दे सकते, वो लोग ऐसी बात करते हैं। दलित सम्मेलन कर रहे हैं, दलित सम्मेलन का मैं पूछना चाहता हूँ लीगलिटी क्या है, इसका विधिक महत्व है क्या दलित का? कहीं ये शब्द है क्या? आपने मुकेश जी 2 शब्द कहे, उन 2 शब्दों पे मैं दोनों राजनीतिक मैं इसलिए आशीष जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा जातिवाद अगर है किसी में तो मैं ये कहना चाहता हूँ बाबा साहब को मानने वाले तथाकथित अनुसूचित जातियों में सबसे ज्यादा है। प्रकाश बैरवा जी कहते हैं बैरवा ज्यादा है इसलिए मुझे टिकट दो, मुकेश वाल्मीकि को मत दो। ये कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी वाले चमार ज्यादा है यूपी में, चमार का प्रधानमंत्री वाल्मीकि में, तो योग्यता का कहीं कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से ये लोग दिमागी रूप से गुलाम है, कहीं ना किसी ने रूप से, चाहे कितना ही मनुस्मृति को गाली बकले, कितना ही कुछ कर ले, कारण है दिमाग से निकल नहीं सकती है। आजाद नहीं होने दिया मुकेश जी, ये हो नहीं सकते। और ये साहब, आजादी की बेड़ियां कोई दूसरा नहीं खोलता है, मैं आपको गुलामी की बेड़ी दूसरा नहीं खोलेगा, खुद को खोलनी पड़ेगी। रोक कर लौटूंगा, आपने जो 2 शब्द कहे उन 2 शब्दों पे आने के बाद चर्चा शुरू करूंगा। फिलहाल एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद तुरंत लौटता हूँ।